बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसकी अब तक हमने 8 क्लास में बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं। अगर हम पिछली क्लास की याद करें तो हमने कहा था कि हमने 2 तरह के वेव फंक्शन सीखे थे, एक था एंगुलर वेव फंक्शन और एक था रेडियल वेव फंक्शन। उसके बाद हमने उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से यह देखने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के चारों तरफ किस प्रकार रहता है। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में सीखी थी। इस क्लास में हम बात करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शेप किस प्रकार से होते हैं या ये किस प्रकार डिसाइड होते हैं। तो इन सब को समझने के लिए हमें पिछली क्लास जो हमने की थी उसको भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे, रिवाइज करते चलेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें दोनों बातें याद रखेंगे हम, एक रेडियल वेव फंक्शन, दूसरा एंगुलर वेव फंक्शन और साथ साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसको हम प्रायिकता वितरण आरेख भी कह रहे थे। तो वो बातें दिमाग में रखें पिछली क्लास वाली को और शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल समझने की कोशिश करें। यदि आपको याद हो पिछली क्लास में तो हमने जब बात की थी पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो उसमें हमने कहा था ये 3 प्रकार के होते हैं, आर, थीटा और फाई। ये आपको अच्छे से याद होगा। पिछली क्लास में हमने बात की थी जिसमें आर, थीटा और फाई कहा था, याद है। इससे फिर हमने 2 बातें और कही थी। हमने कहा था कि क्वांटम नंबर की कुछ बात की थी, एन, एल और एम। इसमें हमने कहा था एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये एम मैट्रिक क्वांटम नंबर है। ये भी आपको याद होगा। तब हमने यहाँ पर ये बात की थी कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हमने कहा था कि ये साइज बताता है, ये हमने कहा था शेप बताता है और ये हमने कहा था ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन की बात की थी। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व खींचा था 1s में, जब हमने यहाँ लिया था साई स्क्वायर, याद करें, और यहाँ लिया था r, तो 1s में कर्व इस तरह से हमें मिला था। अब जरा बात को समझने की कोशिश करो। पहली बात तो हमने साई स्क्वायर लिया है। साई स्क्वायर क्यों लिया है? हम पहले भी कह चुके थे कि जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था तो साई की वैल्यू कई बार नेगेटिव भी मिली थी। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है। ये किसके लिए है? ये 1s के लिए है। और 1s के लिए हमने लिखा था जब n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब हमारी समझ में आया था कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, r की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई स्क्वायर यानी कि वेव फंक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती चली जा रही है। ये 1s के लिए बनाया था। इसी तरह से हमने 2s के लिए बनाया था। 2s के लिए जब साई स्क्वायर और r के बीच ग्राफ प्लॉट किया था तो हमें इस तरह से मिला था, ये इस प्रकार से मिला था। तब इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी। ये यहाँ पर एक बिल्कुल आकर 0 हो गई, वापस से बढ़ेगी और उसके बाद फिर ये कम होगी। इसमें हमने यह भी बताया था यहाँ पर कि ये क्या है, यहाँ पर इसको नोड कहते हैं, ये नोड था। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसका हम शेप यानी कि इसके हम किस प्रकार से होगा बना सकते हैं। जैसे हमने कहा था, एक और बात आप याद करें कि ये जो s ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल होता है। ये स्फेरिकल होता है, इसका मतलब ये केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये केवल r पर डिपेंड करता है, y पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये क्या होगा कि ये केवल r पर डिपेंड करेगा, थीटा पर और फाई पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो r है इसको हमने क्या कहा था, आपको याद होगा, इसको हमने कहा था कि ये रेडियल वेव फंक्शन है, रेडियल वेव फंक्शन। और ये क्या है? ये एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन। अब बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो s ऑर्बिटल है इसमें थीटा और फाई के मान समान रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल किस पर डिपेंड करता है? ये रेडियल वेव फंक्शन पर डिपेंड करता है। इसके थीटा और फाई के मान समान होंगे, इसके जो एंगुलर वेव फंक्शन है उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए जितने भी s ऑर्बिटल होंगे वो सब कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे। ये बात समझने की कोशिश करें, चाहे 1s हो, 2s, 3s या 4s कुछ भी हो, ये सभी के लिए, इन सभी के लिए थीटा का मान भी समान होगा, इन सब के लिए फाई का मान भी समान होगा।
केवल किस पर डिपेंड करेगा, ये रेडियल वेव फंक्शन पर डिपेंड करता है, एंगुलर वेव फंक्शन पर डिपेंड नहीं करता। तो ये कैसे होते हैं, ये सारे स्फेरिकल होते हैं, चाहे कोई सा ऑर्बिटल हो, 1s 2s 3s 4s सारे स्फेरिकल होंगे, और बस केवल इनका क्या बढ़ेगा, इनका केवल साइज बढ़ता चला जाता है, इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं आता। यहाँ समझने की कोशिश करें, मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से हम ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1s का बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ये इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कम होती चली जाती है। तो ये हम 1s का साइज इस प्रकार से हम बना सकते हैं। आपको स्फेरिकल साइज यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे कम होती चली जा रही है। जब हम 2s का बनाने की कोशिश करें न्यूक्लियस के चारों ओर, तो एक हमें स्फेरिकल दिखाई देगा, फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी और वापस से फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इंक्रीज होने लगती है। तो इस प्रकार से हम 2s का यह साइज बना सकते हैं। इसका शेप हमने इस प्रकार बता दिया, ये 2s इस प्रकार हुआ, और ये जो ये बात करें नोट की वो ये है। तो यहाँ हम इसको अगर इस प्रकार से दिखाना चाहें तो ये 2s के लिए हो गया, केवल साइज बड़ा है, बाकी ये भी 1s की तरह से कैसा है, ये स्फेरिकल है। एक और बात यहाँ पर फिर समझे ध्यान से, जब बोर ने बात की थी तो उन्होंने ऑर्बिट कहा था, और इसके बाद जब वेव मैकेनिक्स की बात आई तो उन्होंने ऑर्बिटल कहा। तो यहाँ यह भी थोड़ा सा दिमाग में रखकर चलें कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर क्या है। जब बोर बात कर रहे थे तो केवल वो 2 डायमेंशन की बात कर रहे थे, केवल वो द्विमीय पृष्ठ की बात कर रहे थे, वहां उन्होंने उसको कोश कहा था या कक्ष कहा था। यहाँ जब बात करते हैं तो ये 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशन में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी दिया था या समझा था, तो वहां पर ये क्या कहता है कि ये 3 डायमेंशन में कहता है। इसका मतलब ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ वह स्थान है, वह त्रिविमीय क्षेत्र है, वह 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे हमने पहले भी कहा ऑर्बिटल क्या हुआ, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 90 से 95% तक हो, वो ऑर्बिटल कहलाएगा। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जहां मैक्सिमम मिलेगा, जहाँ 90% के आसपास की प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो वॉल्यूम, उस 3 डायमेंशन वॉल्यूम को, 3 डायमेंशन जो स्थिति है उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर था। तो यहाँ हमने बनाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से ये 1s और 2s को आपने समझा होगा, और उसके लिए हमने कह दिया ये केवल किस पर डिपेंड करेगा, रेडियल वेव फंक्शन पर डिपेंड करेगा। एंगुलर वेव फंक्शन के सभी की वैल्यू की समान होती है। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल के लिए। पी ऑर्बिटल का जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने खींचा था, तो आपको याद हो तो इस प्रकार से आया था। जैसे मान लीजिए हम पहले 2p का बनाते हैं, तो ये इस प्रकार से आएगा, और फिर अगर हम दोनों पालियों को बनाएंगे, दोनों लोब्स का, तो इस प्रकार से आएगा। ये किसके लिए होगा, ये 2p के लिए। 2p मतलब n इक्वल टू कितना हो गया 2 और n इक्वल टू कितना हो गया 1। अभी क्या स्पष्ट बता रहा है कि यहाँ 0 से शुरुआत हुई है, उसके बाद ये कहाँ तक आ रहा है, मैक्सिमम तक जा रहा है, फिर वापस कम हो रहा है, और उसके बाद फिर मैक्सिमम बढ़ी। इसका मतलब ये किसमें, ये 2 लोब्स मिलेंगी इसकी। तो यहाँ जब इसको हम बताने की कोशिश करेंगे तो ये पी ऑर्बिटल ऐसे हो गया इस प्रकार से। ये क्यों बना, ये कारण यहाँ आपको समझ में आएगा। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का साई स्क्वायर और r के बीच खींचेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी इस प्रकार से इसकी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस प्रकार से मिलेगी। यहाँ देखें ये 0 से शुरुआत हो रही है, मैक्सिमम तक गया, फिर यहाँ है, इसके बाद वापस से इस प्रकार। तो दोनों लोब इस पे हमें इसकी मिल जाती है। ये जो इसमें भी एक बात ध्यान रखने की कोशिश करें, देखें कि इसके जो वैल्यू है वो r, थीटा और फाई दोनों पर डिपेंड करेंगे। यानी कि ये रेडियल वेव फंक्शन भी और एंगुलर वेव फंक्शन दोनों पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझने की कि 2pz है, मान लीजिए 3pz, 4pz, इनकी वैल्यू केवल किस पर डिपेंड करेगी, r पर डिपेंड करेगी। या हम कह सकते हैं जरूरी है z लें, मानो 2px, 3px और 4px, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, केवल r पर डिपेंड करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इनके ओरिएंटेशन सेम है। जितने भी z एक्सिस पर है उसकी ओरिएंटेशन सेम है, जितने भी x एक्सिस पर है उनकी ओरिएंटेशन सेम है। यदि y लिखे हैं तो इनकी ओरिएंटेशन सेम है। लेकिन यदि हम x y z की बात करें, 2x 2px 2py और 2pz, 2px 2py और 2pz, यदि इनकी बात करें तो इनकी वैल्यू रेडियल के साथ साथ एंगुलर वेव फंक्शन पर भी निर्भर करती है। क्यों, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन
अलग अलग हो जाता है। इनका त्रिविमीय क्षेत्र में जो इनका विन्यास है, ये ओरिएंटेशन है, वो अलग हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने कहा कि एस ऑर्बिटल में सबकी समान होगी, वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, रेडियल वेव फंक्शन पे, इस पर डिपेंड नहीं करेगा थीटा और फाई पर। जबकि हमने कहा पी ऑर्बिटल ये अगर अलग अलग है, एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम रखें, 2x 2px 2py और 2pz, तब तो ये रेडियल के साथ साथ एंगुलर वेव फंक्शन पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन यदि हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज करते जाएं लेकिन ये सेम रखें, इसका ओरिएंटेशन सेम रखें, तब वो एंगुलर वेव फंक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसको हम पी ऑर्बिटल के इस प्रकार से हम बना सकते हैं। मान लीजिए इसको हम x कोऑर्डिनेट मानते हैं, तो ये x हो गया, ये y मान लेते हैं, ये z मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये px ऑर्बिटल के लिए है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमको y का बनाना है और हमने y ये कोऑर्डिनेट मानना है, ये x, ये z और ये y, तो ये कौन सा होगा, ये py हो गया। और इसी प्रकार से यदि हम z कोऑर्डिनेट पर बनाते हैं तो ये इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये pz हो गया। तो ये कैसे आया, ये केवल इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से पता चला, प्रायिकता वितरण आरेख से पता चला कि इनके शेप्स किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल जैसे आप जानते हो ये डबल डबल शेप होते हैं, जैसे हमने पहले भी सीखा हुआ है छोटी क्लासों में, ये कैसे होते हैं, डबल डबल शेप। और ये हम जानते हैं ये 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इनमें से ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये तो बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, और ये होते हैं ऑन द कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट पर है। अब इसको समझे देखें, जैसे मान लीजिए हम 5 और डी ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करें। ये मान लीजिए यहाँ पर x, ये y, यहाँ पर ये z मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं। पहले हमें बनाना, मानो डी एक्स वाई, तो हम ये ऐसे बनाएंगे, ये हो गया डी एक्स और ये y के लिए हमने डी एक्स वाई बनाते हैं। तो ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है डबल डबल शेप, ये किसके लिए है, डी एक्स वाई के लिए। इसी तरह से मान लीजिए हमको बनाना है यहाँ वही x, ये z, ये y, हमें बनाना है मान लीजिए डी वाई z। तो अब की बार ये ऐसे बनेगा, ये z के लिए और ये y के लिए। इसका आपको ओरिएंटेशन पहले वाले की तुलना में अलग दिखाई दे रहा होगा, इसकी तुलना में ये अलग आपको ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा है। ये क्या होगा, डी वाई जेड हो गया, ठीक है। इस तरह से डी एक्स जेड, यही वो x z और ये y, तो ये डी एक्स जेड बन गया और इसका ओरिएंटेशन भी अलग दिखाई दे रहा होगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पर बातें सीखे बिल्कुल साफ साफ कि इनका ओरिएंटेशन तीनों का अलग अलग है। साथ साथ ये भी सीखे, जैसे हमने ऊपर कहा था, ये बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट के मध्य में होते हैं। लेकिन यदि बात करें हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, तो कोऑर्डिनेट पर होगा, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये किस पर होगा, कोऑर्डिनेट्स पर होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये z है, ये y और ये x, आप देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट पर है। इसी तरह से डी जेड स्क्वायर, मान लीजिए इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये z एक्सिस, तो ये हो गया डी जेड स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट पर है। तो इन दोनों में अंतर है, ये बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स पर होते हैं। आगे जाके आप जब पढ़ेंगे तो इनको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ये T2G ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और ये AG ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो इनको इस प्रकार से हम इनकी शेप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आई कहाँ से, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आती है। यहाँ एक और बात समझें, जैसे आपको लगता होगा कि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, तो ऐसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली है क्या, ये जो एक ऑर्बिटल तो ये 2 ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है। ये है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का, इस कारण से ये रिंग बन गई है यहाँ पर ये, और ये डी जेड स्क्वायर को हमने नाम दिया है। इसी प्रकार से यदि हम एफ ऑर्बिटल की बात करें तो एफ ऑर्बिटल में वो ट्रिपल डंबल शेप होता है। आपके अभी ये सिलेबस में नहीं है, तो ट्रिपल डंबल शेप में भी हम वो भी किससे हमें मिलता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम एस ऑर्बिटल
बना सकते हैं, उसका शेप बना सकते हैं। एक और बात यहाँ बस लास्ट में सीख लें, इनके हम पेनिट्रेशन पावर की और बात कर लेते हैं। पेनिट्रेशन पावर, ये जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल की होती है, उससे कम पी की, उससे कम डी और उससे कम एफ की होती है। तो पहले तो ये सीखे हम कि ये तो स्फेरिकल होते हैं, तो ये डायरेक्शनल नहीं होते हैं, ये तीनों डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। इसमें दिशात्मक गुण होते हैं, इसमें दिशात्मक गुण नहीं होता क्योंकि ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है। दूसरी ये कि एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर या भेदन क्षमता सबसे अधिक है। ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए मान लिया एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम 4 प्रिंसिपल क्वांटम n की वैल्यू 4 है, तो 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d और 4 है, ये भी होगा। तो इस केस में एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होगा। क्यों पास होगा? क्योंकि इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये स्फेरिकल है, इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, फिर न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास। उससे दूर थोड़ा 4p, उससे ज्यादा थोड़ा दूर 4d और उसके बाद 4f। तो यदि हम सेम ऑर्बिटल की बात करते हैं 3s 3p 3d की या 2s 2p की, तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। तो आज की क्लास में हमने सीखा शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, किस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल की आकृति बनी है, ये इलेक्ट्रॉन के प्रायिकता वितरण आरेख पर निर्भर करती है, इसको हमने सीखा है। अगली क्लास में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो फिल किए गए, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में आए हैं, वो किन किन नियमों के आधार पर आए हैं और किस प्रकार से उनका वितरण होता है।